सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। सो आज के टॉपिक्स देखते हैं। तो एक टॉपिक तो जो आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन है वो आपको रहेगा एक। देन वी विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक दैट इज़ अंडर सी केबल कनेक्टिविटी। तो अंडर सी केबल कनेक्टिविटी का है क्या है, कौन सा है, तो दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस। तो एक टॉपिक आपका ये बन जाता है। देन वी हैव प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वी हैव डिस्कस्ड इट। कुछ कंटेक्स्ट में और पॉइंट हैं तो वो डिस्कस करेंगे। दिस इज़ अगेन लिंक्ड विथ पॉलिटी पार्ट। ये भी टॉपिक जो है वो आपके पॉलिटी सेक्शन से रिलेटेड है। देन कुवैत के कंटेक्स्ट में वी विल डिस्कस अबाउट द कुवैत आस्पेक्ट। तो एक टॉपिक यहाँ से बनता है, तो आईआर का टॉपिक हो जाता है। और स्किल रिवर है, ज्योग्राफी का टॉपिक आ जाता है। पाकिस्तान मिसाइल डेवलपमेंट है, यूएस का सैंक्शन है, इस पर और भी कुछ आर्टिकल्स आएंगे तो और डिस्कस कर लेंगे। तो ये भी एक आईआर का टॉपिक एक फ्रेम हो जाता है। फिर जो मेंस का है, तो सैटरडे को मैं आपको ऐसे का टॉपिक देखता हूँ, डिजिटल स्प्रेड विल ब्रिंग बोथ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। इस पर आपको 1000 वर्ड्स लिखने हैं। तो आप लोग ऐसे का जो कोर्स चल रहा है उसका हिस्सा बन सकते हैं। और बाकी अपने आंसर्स के लिए आप आकलन प्लस का भी हिस्सा बन सकते हैं। कोई क्वेरी इस नंबर पर आपको मैसेज करना है, सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे आप अपने आंसर को पोस्ट कर सकते हैं। तो बाकी कोर्सेज़ के बारे में मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन आज का देख लो, जो कि अभी लेटेस्ट ही है। चंडा ऑफन सीन इन न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक बार पॉज करके क्वेश्चन रीड करके कमेंट सेक्शन में बताना है। इससे आपका जो प्रिपरेशन का लेवल है आपको आइडिया लग जाएगा। ऐसी चीज़ों को कवर करने के लिए लगभग आपको 2 इयर्स के टॉपिक्स ऐसे कवर करने के लिए एमसीक्यू फॉर्मेट विद एक्सप्लेनेशन, इसके लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हो जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है। उसमें मैं आपको स्टडी मटेरियल भी दे रहा हूँ, ऐसा ही कंटेंट पूरा प्रिपेयर करके 2 इयर्स का। और उन्हीं पर बेस्ड आपके 30 टेस्ट होंगे, जिसमें स्टैटिक और दो सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो ये बहुत आपके प्रिपरेशन में को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा, क्योंकि एक साथ सारे सोर्सेस के टॉपिक्स आपको मिलेंगे। तो लगभग कल मैंने सेट 10 अपलोड किया, जो कि 119 पेजेस का है। सेट 10 जो है वो आपको ऑलरेडी अपलोड हो गया, जिसमें दिसंबर का कंटेंट पूरा कवर्ड है। चलो देखते हैं। न्यू अंडर सी केबल्स टू बूस्ट इंडिया डिजिटल कनेक्टिविटी। डिजिटल कनेक्टिविटी बहुत मैटर करती है, क्योंकि देखो अगर डिजिटल एक्सक्लूजन होता है, या आप कहते हो कि इवन इफ़ यू से कि देयर इज़ अ डिजिटल टेक्नोलॉजी का एक्सेसिबिलिटी नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, अफोर्डेबिलिटी नहीं है, और या वी कैन से कि अगर बहुत ज़्यादा एक तरीके का डिजिटल डिवाइड एग्जिस्ट करता है, कोई डिजिटल टेक्नोलॉजी का एक्सेस कर सकता है, कोई एक्सेस नहीं कर सकता है। जब ऐसी स्थिति आपकी रहती है, इफ़ सच काइंड ऑफ कंडीशन इज़ देयर, तो उस कंटेक्स्ट में, क्योंकि आज के समय में हर चीज़ डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक्सेस हो रही है, और लोगों का एजुकेशन लेवल से लेकर दूसरी जितनी भी स्थिति अगर हम देखें, तो उसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी का एक महत्वपूर्ण जो रोल है वो आपको देखने को मिलता है। जस्ट अ मिनट। तो जो रोल है वो आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इसी कंटेक्स्ट में कि डिजिटल कनेक्टिविटी और इस्टेब्लिश किया जा सके, इसी कंटेक्स्ट में अंडर सी जो केबल कनेक्टिविटी है इसको इस्टेब्लिश किया गया है। सो इन डिजिटल एज कनेक्टिविटी का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है, ये चीज़ आपकी हाईलाइट की गई है। अब इसमें 2 प्रोजेक्ट्स आपको याद रखना है, एक तो एशिया एक्सप्रेस और इंडियन यूरोप एक्सप्रेस। ये हमारा जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसको रीशेप करने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, और लगभग ये 15,000 किलोमीटर स्पैन इसका कवरेज रहेगा, और इंडिया का जो ग्लोबल इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी इम्प्रूव करेगा। तो ये पूरा आप देख सकते हो कनेक्टिविटी, अलग अलग कनेक्टिविटी यहाँ पे है, जैसे चेन्नई से मुंबई से सिंगापुर से थाईलैंड से मलेशिया, फिर चेन्नई से फ्रांस, ग्रीस, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, डिजिबाती, ये सब है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये रिलायंस जियो के द्वारा ओन किए जाते हैं, और इसकी जो स्ट्रेटजिक बैकिंग है वो चाइना मोबाइल के द्वारा है। इसके माध्यम से जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो काफ़ी हद तक आपकी दैट इज़ गोइंग टू इंक्रीज़। जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है दैट इज़ गोइंग टू इंक्रीज़। जैसे IEX है वो चेन्नई मुंबई को लिंक करेगा विद डेस्टिनेशन लाइक सिंगापुर, थाईलैंड एंड मलेशिया, जो डायग्राम ऊपर बना है। IEX जो है वो कनेक्ट करेगा लाइक है ना इंडियन हब को, जैसे फ्रांस, ग्रीस, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट एंड डिजिबाती, इनसे कनेक्टिविटी जो है आपका इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो इससे जो नेटवर्क है वो डेवलप आपका होगा, और उन सब का एक कन्वर्जेंस पॉइंट मुंबई और चेन्नई को आपका रखा गया। इसका इम्प्लीकेशन भी है। इससे एक तरीके से आप वी कैन से इंडिया का जो अंडर सी केबल नेटवर्क है ये एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो है ही, इससे जो हमारा जियो पॉलिटिकल एम्बिशन है वो भी आपका बढ़ेगा। हमारा कई सारी चीज़ों पे हमारी जो डिफेंस स्ट्रेटजी है, ख़ास तौर से जैसे मान लो कि कोई, क्योंकि अगर हम ऐसी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दूसरों पे निर्भर हो सकते हैं, तो कभी भी
सपोज़ करो कि ज़रूरत के समय पे वो केबल में जो भी वो सुविधा प्रोवाइड करना चाह रहे हैं या कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो ना करें, तो उस पर अगर हम किसी पर निर्भर हैं या डिसरप्शन हो जाए किसी का या कोई अटैक हो, क्योंकि उस पर हमारा कंट्रोल नहीं। बट अब ये क्योंकि हम लोग खुद एक केबल नेटवर्क डेवलप कर रहे हैं, तो इससे डिजिटल डिसरप्शन और साइबर अटैक से हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। ये चीज़ जो है इसके अंदर आपकी हाईलाइट की गई है, तो ये एक एस्पेक्ट आपको ध्यान में रखना है। दूसरा ये भी है कि कई इसमें स्ट्रेटजिक जो पोजीशन है इस केबल का, इससे कई सारे जो रिस्क एसोसिएटेड है, जो टेंशन है बे ऑफ बंगाल साउथ चाइना सी रीजन में, उसको भी ओवरकम किया जाएगा, क्योंकि इसका रूट भी कुछ इस प्रकार आपका इस्टेब्लिश किया गया है या इसका रखा गया है कि जो मतलब मान लो जो साउथ चाइना सी से अगर जुड़ा हुआ अगर कोई टेंशन है या बे ऑफ बंगाल रीजन में किसी प्रकार का कोई टेंशन है, तो वो टेंशन से जो इम्पैक्ट है दैट इज़ नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट दिस इंफ्रास्ट्रक्चर। एक बार आप लोग ज़रूर हाईलाइट करना, क्या जो मेरी ब्रेथ है उसकी ज़्यादा तो नहीं आ रहा है, क्योंकि हो सकता है ना, क्योंकि कुछ दिनों में हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मे बी थोड़ा सा देखने को मिले तो या सुनने को आपको मिले। मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, जैसे कि मैं माइक की सेटिंग थोड़ा ठीक कर पाऊँ अगर ऐसी कोई भी दिक्कत होगी। हाँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये यही सारी चीज़ें हैं, तो ये दोनों प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा आइडिया आपको बिल्कुल होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये एक टॉपिक मैंने पिक किया यहाँ से और इसी को एक्सपैंड किया, बाकी तो चीज़ें तो कॉमन से हैं। तो इस टॉपिक को जो है इसको किया, इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो आर्टिकल 26 को लेकर और उसको फिर जो वर्शिप एक्ट है उसको कनेक्ट करके उसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। जो वर्शिप एक्ट है उसकी बात अगर की गई है, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करें, सो व्हेन यू टॉक अबाउट द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है दैट इज़ इंटरसेक्शन ऑफ रिलीजन एंड लॉ की बात किया गया है। तो कोई बहुत मैटर करता है, जैसे एक थोड़ा सा मैं कंटेक्स्ट दूंगा, बहुत ध्यान से आप समझना। हम हो सकता है किसी भी रिलीजन को फॉलो करें, उस पर फेथ से हम जुड़े हों, तो उस बेसिस पे हम अपनी चीज़ों को कंक्लूड करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें लॉ अलाउ करता है, हो सकता है वही चीज़ जो लॉ अलाउ करता है रिलीजन ना अलाउ करे। तो कई बार क्या होता है कि जैसे आप ओपिनियंस को लोगे, है ना, जैसे अगर आप किसी रिलीजियस लीडर की बात करोगे तो उनका जैसे क्या ओपिनियन रहता है, बोले कि आपका क्या कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीफ सिस्टम है। आई एम टॉकिंग अबाउट द कोई रिलीजियस लीडर मान लो, है ना, अपने आर्गूमेंट को देना चाहते हैं तो कैसे देते हैं कि बोले कॉन्स्टिट्यूशन को आप मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट टॉक्स मोर ऑफ लाइक, है ना, जो है दैट इज़ रिलेशन ऑफ वन ह्यूमन विद अनदर, या ह्यूमन इंटरेक्शन या ह्यूमन सोसाइटी में जो चीज़ें इमर्ज हैं उनसे रिलेटेड जो प्रोविजंस वो संविधान के अंदर है। बट कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट टॉक अबाउट द रिलेशन ऑफ अ ह्यूमन, इंसान का जो एक तरीके से जो फेथ है दैट इज़ बियॉन्ड ह्यूमन, आप कह सकते हैं एग्जिस्टेंस, है ना, जो एक स्पिरिचुअलिटी जिसे हम एक शब्द बोलते हैं। सो रिलीजन क्या है, रिलीजन मूव बियॉन्ड सर्टेन थिंग्स विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा माना जाता है। तो जब ऐसा माना जाता है, बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट द फेथ हैज़ नो लॉजिक, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ है इट हैज़ अ लॉजिक, सारी चीज़ें। तो जो गैप है वो गैप बहुत कई केसेस में बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है रिलीजन और लॉ के बीच में, रिलीजन या संविधान के बीच में। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो कन्फ्लिक्ट की स्थिति आती है, अब वहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट्स और इन सब की एक जिम्मेदारी बन जाती है। अब ज़रूरी क्या हमारे लिए है, हमें देखना है कि बेसिक जो राइट्स आपके संविधान के मेंशन्ड है, फंडामेंटल राइट्स जो मेंशन्ड है, दैट राइट्स हैव टू बी प्रोटेक्टेड। अब जैसे मान लो आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अकॉर्डिंग जो कि एक फंडामेंटल राइट है, हम अपना जो भी रिलीजियस अफेयर्स और सब मैनेज कर सकते हैं, जो कि आप रिलीजियस राइट्स के अंदर ये जो आपका इंक्लूडेड रहता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की अगर हम बात करें, दैट इज़ अगेन ये एक डिस्कशन अभी हाल फिलहाल काफ़ी अधिक आपका हो गया। जैसे अब आर्टिकल 26 पहले देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास रिलीजियस फ्रीडम है, हर एक रिलीजियस डिनोमिनेशन के पास ये राइट है कि वो अपनी प्रैक्टिसेस अफेयर्स मतलब बिना किसी बाहरी इंटरफेरेंस के अपना मैनेज कर सकते हैं। तो राइट टू मैनेज अफेयर्स और अपना किसी भी प्रकार का जो इंटरफेरेंस है उससे, जो आउटसाइडर इंटरफेरेंस है उस चीज़ को रोका जा सकता है, उसे कंसीडर किया जा सकता है, दैट इज़ इट इज़ अगेंस्ट देयर फंडामेंटल राइट। तो आर्टिकल 26 इस चीज़ जो हाईलाइट करता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की बात अगर किया जाएगा, यहाँ पे जो रिलीजियस कैरेक्टर है प्लेस का, अगर वो 15 अगस्त 1947 के अंदर जो भी रिलीजियस कैरेक्टर है वो मेंटेन रहेगा, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं।
पहले है ना, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो पहले के टाइम पे क्या है कि एक चीज़ जो हाईलाइट की गई है, जैसे अभी कुछ समय पहले ही ऑनरेबल जो एक्स चीफ CGI थे उनके द्वारा जजमेंट दिया गया था कि हम ये तो ज़रूर से कह सकते हैं, वी कैन से दिस थिंग कि, है ना, हम ये कह सकते हैं कि जो भी रिलीजियस कैरेक्टर आप उसको चेंज नहीं कर सकते, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस चीज़ को हाईलाइट करता है। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये बन जाती है कि व्हाट अबाउट द ह्यूमन क्यूरियोसिटी। अब जैसे मान लो कि अब अगर हम कोई एक सिविलाइजेशनल इवोल्यूशन को समझना चाहते हैं और उसमें नीचे क्या है, तो आर्कियोलॉजी को उसको पूरा जो है खोदना पड़ेगा, एक्सकवेशन जो है ये सब करना पड़ेगा। तो वो कैसे मैनेज करेंगे? एक तरफ आप कह रहे हो कि उसकी जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में एक चीज़ जो हाईलाइटेड है कि आप उसके रिलीजियस कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते, अगेन कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते, बट व्हाट अबाउट द एक्सप्लोरेशन, क्या उसको किया जा सकता है, क्या एक्सकवेशन किया जा सकता है? तो ये एक डिबेट जो है ओपन हो जाती है एक प्रकार से। तो यहाँ पे साफ साफ है कि जो एक्ट साफ साफ ये कह रहा है कि कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस प्लेस फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर ये नहीं किया जा सकता है। कुछ एक्सेप्शन इसमें ऑलरेडी, जैसे जो अयोध्या जो है अयोध्या वाला है, वो एक अयोध्या का जो मंदिर है लॉर्ड श्री राम का, तो वो एक्सेप्शन के रूप में आपका है। तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें, जैसे क्योंकि काफ़ी समय तक भारत में इस्लामिक इन्वेजन हुआ, उसके बाद बहुत सारे जो आपके रिलीजियस स्ट्रक्चर है वो तोड़े गए। तो ये कई सारे मतलब ऐसे बहुत सारे ऐसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं जिनके कैरेक्टर को चेंज किया गया। फिर 1947 के बाद जो कैरेक्टर एग्जिस्ट किया उसी चीज़ को जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट प्रोटेक्ट करता है। अब ये अगर क्यूरियोसिटी एग्जिस्ट करती है कि अच्छा पहले इसका कैरेक्टर क्या था, चेंज करना ना चेंज करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट व्हाट अबाउट द रियल कैरेक्टर ऑफ दैट प्लेस, क्या ये राइट एग्जिस्ट करता है इंडिविजुअल का, या आप कह सकते हैं किसी कम्युनिटी का, या इन जनरल अगर हम सिविलाइजेशनल एवोल्यूशन समझना चाहते हैं क्या ये राइट एग्जिस्ट करता है? तो इस पर डिबेट जो है लगातार आपकी चल रही है। तो आर्कियोलॉजी की अगर बात किया जाए तो इस सब चीज़ों पे बातचीत जो है लगातार चल रही है। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि डिबेट है, अब इसमें अगर चीज़ें सही से मैनेज नहीं किया जा सकता है तो उसमें पॉसिबिलिटी आपकी रहेगी कि कहीं ना कहीं जो इंटर रिलीजियस कन्फ्लिक्ट है या रिलीजन के बीच में जो लोग हैं उनके फेथ का कन्फ्लिक्ट है, वो पॉसिबिलिटी, इसको मैनेज करना बहुत मैटर करता है। कन्फ्लिक्ट और क्यूरियोसिटी दो डिफरेंट चीज़ें हैं। कन्फ्लिक्ट कैसे दूर करें ऐसा देखना है, क्यूरियोसिटी है तो उसको कैसे एड्रेस करें वो देखना है। दोनों के लिए पीस एंड हार्मनी के माध्यम से हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें आपकी लिखी है, इसको आप लोग रीड कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक आपका कुवैत विजिट पे है, दैट इज़ अ चांस टू स्ट्राइक गोल्ड ड्यूरिंग द कुवैत। तो विजिट कुवैत जो विजिट होगा तो ठीक है, उससे पहले कुछ पॉइंट्स इसमें हैं उसको देख लेते हैं। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज़ आप हाईलाइट करना, ब्रीथिंग का जो माइक में ज़्यादा तो नहीं आता होगा, आई अंडरस्टैंड, बट बता देना एक बार, क्योंकि अभी थोड़ा सा अभी हेल्थ इतनी बेटर नहीं हुई है, इस वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा आप लोग को आता हो। चलो टॉपिक पहला ये टॉपिक देख लेते हैं कुवैत के इंपॉर्टेंस के बारे में। देखो IR एक ऐसा एरिया है जिस पर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी खासी होनी चाहिए, अगर आप इवन इंटरव्यू दे रहे हो किसी भी चीज़ को कर रहे हो, और ये अंडरस्टैंडिंग अगर आपके पास नहीं है तो कभी भी आप अच्छा आंसर नहीं लिख पाएंगे या अच्छा बोल नहीं पाएंगे, बहुत मैटर करता है। तो कुवैत अगर मिडिल ईस्ट की बात करें तो वन ऑफ द स्मॉलेस्ट, मतलब एक छोटा देश है, लेकिन इसका स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस बहुत है, क्योंकि इसका अगर आप थोड़ा मैप में चाहो तो देख लेना, पर्शियन गल्फ जो है उसके ये नॉर्थ ईस्ट रीजन पे लोकेटेड है, और ये इराक और सऊदी अरेबिया के साथ बॉर्डर भी शेयर करता है, प्लस ऑयल का इसके पास काफ़ी भंडार टाइप है, ये भी है। तो कुवैत का जोग्राफिकल पोजीशन की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसकी पोजीशन है जोग्राफिकल कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए, और इस वजह से कई वेस्टर्न पावर का इन्फ्लुएंस यहाँ पर रहा, पर्टिकुलर US का जो इन्फ्लुएंस यहाँ पे काफ़ी अधिक रहा, और इराक ने भी इस पर हमला किया था, है ना, जब अरब इसमें वॉर की स्थिति बनी हुई थी। तो यहाँ पे US का इवन एक मिलिट्री बेस भी यहाँ पे है। ये जो मिलिट्री प्रेजेंस है मेनली यहाँ पे किसी भी तरीके का टेंशन ना हो कुवैत, क्योंकि बहुत ही छोटा देश है, ऑल्दो इकोनॉमिक सेंस में पावरफुल है लेकिन वैसे छोटा देश है। तो ऐसी स्थिति के अंदर US अपना इन्फ्लुएंस भी मेंटेन रखे, प्लस कुवैत को एक प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करे, इसलिए उसने अपना एक मिलिट्री बेस भी यहाँ पे बना रखा। ऑयल रिजर्व भी यहाँ पे ह्यूज है, 6 लार्जेस्ट रिजर्व यहाँ पे देखा गया। तो यहाँ पे एक तो ऑयल एक बड़ा फैक्टर है जिस वजह से ये देश काफ़ी अमीर हुआ है, और ऑयल मार्केट में इसका एक महत्वपूर्ण रोल है। वो फाउंडिंग मेंबर है ओपेक का, जो कि हम कहते हैं कि जो ग्रुपिंग है उन देशों का जो ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं, है ना, ऑयल एक्सपोर्टिंग
जो कंट्रीज़ हैं उनकी एक ग्रुपिंग है। फिर सोवरेन वेल्थ फंड है, तो कुवैत हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सोवरेन वेल्थ फंड है जो कि मैनेज किया जाता है कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के द्वारा, और ये काफ़ी ज़्यादा लगभग $924 बिलियन, फोर्थ ग्लोबली है। तो ये चीज़ क्या है कि मतलब इसका मतलब ये फंड ये रखते हैं, और अगर किसी देश के साथ अच्छा रिलेशन है तो वो उस देश में वो पैसा खर्च करते हैं, मतलब इन्वेस्ट करने की बात है। तो या इस चीज़ का पोटेंशियल हम भी रियलाइज़ कर सकते हैं डोमेस्टिक लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, वो जो फंडिंग को यूज़ जो है वो किया जाता है। पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात अगर किया जाए तो वहाँ मोनार्की है, डेमोक्रेटिक सिस्टम तो ऐसा है नहीं है। तो यहाँ पे कुछ लेवल पे पॉलिटिकल फ्रीडम ज़रूर से एग्जिस्ट करती है, बट वैसा डेमोक्रेसी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं है। न्यूट्रल स्टैंड इन रीजनल इश्यूज़, कई सारे जो रीजनल लेवल पे मिडिल ईस्ट में क्योंकि काफ़ी सारा कन्फ्लिक्ट हमेशा से बना रहा है, तो कुवैत की खास बात की क्योंकि न्यूट्रल स्टैंड लेकर चलता है। भारत और कुवैत ने काफ़ी समय तक अपना एक अच्छा फ्रेंडली रिलेशन लेकर उन चले हैं ऐतिहासिक रूप से। सांस्कृतिक बॉन्ड भी हमारे बीच में काफ़ी रहा है, और उसके बाद इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने अपना एक कूटनीतिक रिलेशन डेवलप किया था कुवैत के साथ 1961 के बाद, जब कुवैत एक इंडिपेंडेंस उसने अचीव किया। ट्रेड भी है, ट्रेड जो बायलैटरल ट्रेड है लगभग $10.47 बिलियन तक चला गया 2024, जिसका पोटेंशियल और अधिक है, रीच कर सकते हैं। सिग्निफिकेंट सप्लायर हमारे लिए क्रूड ऑयल का भारत को। कल्चरल कनेक्शन की बात करें तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है विथ अराउंड 1 मिलियन इंडियंस कुवैत के अंदर हैं, जो कि काफ़ी सारी बड़ी कम्युनिटी है, और कुवैती सोसाइटी का इंपॉर्टेंट रोल है, कई लेबर के रूप में भी काम करते हैं, और बड़ी जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं उसको भी जो है वो होल्ड करते हैं। एजुकेशनल इनिशिएटिव्स की अगर बात किया जाए तो कई सारे जैसे एजुकेशनल टाइज जो हैं फ्लरिश कर रही हैं, स्कूल्स, कई सारे जो स्कूल्स हैं जहाँ पे इंडियन करिकुलम को ऑप्ट भी किया गया है। कई सारे ऐसे दूसरे इनिशिएटिव्स हैं, फेस्टिवल्स इन इंडिया, वीकली हिंदी रेडियो प्रोग्राम, नमस्ते कुवैत, इस टाइप की चीज़ें भी हैं जिससे कि एक कल्चरल कनेक्शन, सांस्कृतिक कनेक्शन देशों के बीच में बढ़े। फिर कोविड-19 के में भी कोऑपरेशन है, वहाँ पे भी भारत ने वैक्सीन जो डोजेज़ हैं वो कुवैत को प्रोवाइड किया। भाई कुवैत ऑयल प्रोवाइड कर सकता है, बट अगर नॉलेज की बात करेंगे तो वहाँ पे इंडिया एक फार बेटर पोजीशन में इन कंपैरिजन टू कुवैत। ट्रेजेडी और सपोर्ट की बात करें तो कई सारे, जैसे मान लो एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, वहाँ पे फायर था, तो वहाँ पे भी कुवैत क्विकली है ना, तो जो भी ईस्ट इंडियन है तो उनको तुरंत भेजा गया। और उसके बाद साथ में ये भी है कि काफ़ी सारी जो हमारी कम्युनिटी उसने भी एक जो है रोल प्ले किया था, जो भी ये ट्रेजेडी है उसको मैनेज करने में और ये सब में। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट हमारे लिए काफ़ी है क्योंकि एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप हमें लेकर आना है, नया एक आगे से बढ़ना है, क्योंकि इसका बहुत ही स्ट्रेटजिक लोकेशन कुवैत का, और भी कई सारे इसके बेनिफिट्स आपके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी कुवैत एक हमारे साथ एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। इंडिया कुड असिस्ट कुवैत इन इट्स विजन 2035 इनिशिएटिव, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजुकेशन जो कुवैत करना चाहता है तो उस पर हम भी कर सकते हैं। हमारी जैसे बहुत सारे एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इवन है, एजुकेशनल लेवल पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम उसको डेवलप कर सकते हैं। दूसरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस है उसको भी हम डेवलप कर सकते हैं, और कुवैत जो विज़न 2035 इनिशिएटिव अचीव करना चाहता है उसको भी हम हेल्प कर सकते हैं। तो ये अभी है, जब विजिट होगी तो और भी बातें आएंगी, तब देखेंगे और डिस्कशन करेंगे। बट ओवरऑल जो पॉइंट्स ये हैं वो पॉइंट्स जो है वो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं ऑस्किल रिवर की बात अगर किया जाए, ठीक है। तो ऑस्किल रिवर एक है, ऑस्किल रिवर क्या है, ये लोकेटेड है रशिया और यूक्रेन के अंदर। ये ओरिजिनेट है कुर्स्क और वोरोनेज, रशिया के वहाँ पे ओरिजिनेट इनके बीच में है। रिवर जो है इट फ्लो साउथवर्ड टू जॉइन सेवरस्की डोनेट्स करके है, ठीक है। तो रिवर जो है फ्लो साउथवर्ड टू जॉइन द सेवरस्की डोनेट्स। तो यहाँ पे आपको बस ये ध्यान में रखना है, ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में यहाँ पे प्रश्न आपके लिए बिल्कुल फ्रेम होता है कि जो ऑस्किल रिवर है वो कहाँ लोकेटेड, इट्स लोकेटेड इन रशिया एंड यूक्रेन, ठीक है। इतना पॉइंट याद रखना है। और ये जैसे कुर्स्क है, बेलगोरोड ओब्लास्ट इन रशिया, यहाँ पे फ्लो करके चलती है इस रिवर की अगर बात करें। पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो है अपना लॉन्च किया है, जो काफ़ी बड़े रेंज की है। उस बैलिस्टिक मिसाइल बेसिकली क्या है कि ऐसी मिसाइल जो कि पैराबोलिक पाथ ऐसा है, जैसे हमारे देश के अंदर अग्नि जो है मिसाइल है वो एक बैलिस्टिक मिसाइल है। तो पाकिस्तान को भी पावरफुल इनडायरेक्टली कोई ना कोई देश करते रहते हैं, इधर रशिया चाइना भी, कभी पाकिस्तान को यूएस भी पावरफुल करता है उसको टेक्नोलॉजिकली और इस टाइप का सपोर्ट करके। तो एडवांस मिसाइल जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप किया गया पाकिस्तान का जो डेवलपमेंट है सोफिस्टिकेटेड मिसाइल सिस्टम का, ये पोटेंशियल थ्रेट है टू यूएस अगर देखा जाए। फिर उसके बाद यूएस हैज़ सैंक्शनड 4 पाकिस्तानी एंटिटीज़ इंक्लूडिंग नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स
फॉर देयर इन्वॉल्वमेंट इन द बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। तो यहाँ पे यूएस ने सैंक्शंस भी किया है जो कि उनके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से जुड़े हुए थे, सैंक्शन इम्पोज किया गया है। और कुछ ऐसे सैंक्शंस हैं जो कि मतलब जैसे कुछ कराची बेस, इस्लामाबाद बेस जो भी हैं उनको उन पर सैंक्शंस जो है लगाए गए हैं। कई स्टेप्स लिए गए हैं जिसके माध्यम से इवन जो नॉन पाकिस्तानी एंटिटीज़ हैं जो कि सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं ऐसे प्रोग्राम को इन्हांस होने में, मतलब पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में। तो ये है अब पाकिस्तान भी अपना एक स्ट्रेटजी का एडवांटेज लेते हुए एक आगे बढ़ना चाहेगा कि वो पावरफुल होने का प्रयास करेगा मिलिट्री सेंस में, और एक भारत के लिए एक डिटरेंस पैदा करने का जो है वो कोशिश लगातार करता रहेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखना, इस पर और आर्टिकल्स आएंगे तो देखेंगे। चलो क्वेश्चन ये जो मैंने आपको दिया था इसका आंसर ए है। ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, केरला एंड वाइडली यूज्ड इन तमिलनाडु, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, इन सब जगह पे केरला में, ठीक है। तो ये ओरिजिनेट इसका केरला में, बट ये कर्नाटका, तमिलनाडु में भी काफ़ी यूज़ होता है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट चेंडा करके है। तो ऐसे बहुत सारे लगभग 2 साल के क्वेश्चन का कंपाइलेशन बढ़िया PDF फॉर्मेट में, सेट फॉर्मेट में मैं आपको जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ चल रही है उस पर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। सेट 10 लगभग 10 सेट जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अल्टीमेट कंटेंट है वो, उसको मिस मत करना। अगर आप चाहते हो आपका प्रीलिम्स क्लियर हो तो बहुत मैटर करता है। आप कोई भी कंपाइलेशन उनसे अगर कंपेयर करेंगे तो उससे फार बेटर कंटेंट है और बहुत होलिस्टिक और बहुत अच्छा कवरेज है, ठीक है। तो ऐसे ही कंपाइल्ड करके कंटेंट आपके लिए। प्रीलिम्स का जो हम लोग जल्द स्टार्ट कर देंगे क्लासेस, इसको मिस बिल्कुल नहीं करना है, जिसमें पूरा स्टैटिक और 2 साल का प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स भी, इसमें स्पेसिफिक करंट अफेयर्स भी कवर्ड होगा, और स्टैटिक में NCERT मैपिंग, एडवांस बुक, PYQs और ये सब चीज़ें भी आपको कवर्ड होंगी। तो इसको ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका दे रखा है। ये टेस्ट सीरीज़ है जिसका नेक्स्ट टेस्ट जो नेक्स्ट ये मंडे है उसको होगा, मतलब इस मंडे को है, जिसका सिलेबस मैंने आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें सेट 10 आपको करना है प्लस पॉलिटी और हिस्ट्री करना है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये लगभग ये 11वां टेस्ट शेड्यूल्ड है। जिन्होंने दिया है, जिन्होंने कंटेंट पूरा पढ़ लिया, वो आप फार आगे हैं, काफ़ी आगे हैं इन कंपैरिजन, जो कि थोड़ा बहुत अभी डिसीजन मेकिंग में टाइम लगा रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर से हिस्सा बने, जो प्रीलिम्स क्रैश कोर्स का हिस्सा आप लोग ज़रूर से बने। आंसर राइटिंग आकलन का चल ही रहा है, ठीक है। और भी ये सब कोर्सेज आप चाहे डिटेल में देख लेना। सौरभ पांडे CSE ऐप आप लोग ज़रूर से डाउनलोड करें, और ये टेलीग्राम चैनल जहाँ से हिंदू सेशन का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे टॉपिक है तो ऐसे का सेपरेट कोर्स भी है, आप वहाँ अपना इवेलुएशन भी करा सकते हैं। डिजिटल स्पिरिट विल ब्रिंग बोथ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। 1000 शब्द इसमें लिखने हैं। तो कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल पर भी अपने आंसर को सेंड कर सकते हैं। सेशन को जरूर से लाइक करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।